हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथड्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, सभी आप लोगों का सभी मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको M3 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT401, जिसमें अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा चुका हूं, जो कि न्यूटन रेफसन मेथड और आपका लेग्रांजे इंटरपोलेशन में बेस्ड क्वेश्चन आया था। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता, बस इसमें हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अप्लाई द सिम्पसन 3/8 रूल, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल अप टू 6 डिजिट। आपको 6 डिजिट तक इसका आंसर निकालना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द गॉस सीडल इटरेशन मेथड। ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी तक अगर आपने M3 स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ ही दिनों में आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि M3 का सिलेबस क्या होगा और M2 का सिलेबस क्या होगा। तो वन बाय वन इसको आप देख लीजिएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की, जो कि आपसे बोला गया है कि आपको सिम्पसन 3/8 से इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो अपर लिमिट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो ए इक्वल टू आपको दिया है 1 और बी इक्वल टू दिया है 1.3। चूंकि हम सिम्पसन 3/8 रूल से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर हम अपनी तरफ से एन की जो वैल्यू है 6 लेके चलेंगे। अब h निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन ऑफ ए, यानी कि 1.3 माइनस 1 अपॉन 6, यानी कि 0.3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 0.05। अब यहां पर हम एक टेबुलेशन बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम y0 से लेके y6 तक की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा x0 जो होता है वो a कहलाता है, जो 1 के बराबर होता है। x1 की वैल्यू को x0 प्लस h कहते हैं, यानी कि 1 प्लस 0.05, यानी कि 1.05 मिलेगा। x2 जो होता है वो x0 प्लस 2h होता है, जो 1.10 मिलेगा। इसी प्रकार हम x3 निकालेंगे, जो x0 प्लस 3h, x4 निकालेंगे, x5 निकालेंगे और x6 निकालेंगे। इसकी खास बात ये होती है, जब x0 निकालेंगे तो वो लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, और जब x6 निकालेंगे तो अपर लिमिट पे जाके खत्म होना चाहिए। ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए। अगर ये आपकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपके सॉल्यूशन में एरर जनरेट हो जाएगा। अब करें क्या हम? यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दे रखा है yx इक्वल टू रूट एक्स। तो अब हम करेंगे क्या? अपने कैलसी को ओपन करेंगे और कैलसी को अपने कैलसी दादा के साथ कुछ काम करेंगे। तो हमें इस रूट एक्स को लिखना है। तो रूट एक्स लिखा हमने, यहाँ पर एक्स को प्रेस किया। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1, तो हमने 1 को प्रेस किया। वैल्यू मेरे पास 1.05 है, तो 1.05 को मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास आ गया 1.0505 आ गया, है ना। तो अब हमारे पास क्या है? इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। तो हमारे पास क्या, दिस इज रूट एक्स और दिस इज रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1.05। तो मेरे पास आ गया दिस इज 1.0247 आ गया। देन एक्स की वैल्यू मेरे पास है 1.10, तो 1.10 हमने प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 1.0488। देन उसके बाद हमने प्रेस किया 1.15 हमने प्रेस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.0724। इसी प्रकार से हम ये बाकी वैल्यू भी निकालते जाएंगे। अब हमें करना है क्या है? अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n इक्वल टू 6 के लिए 3/h y0 प्लस y6, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। पहली और लास्ट वैल्यू 3 के साथ हमारे पास वो टर्म मल्टीप्लाई में आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। 3 के मल्टीपल नहीं है मतलब 1 2 4 5 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर 2 के साथ वो टर्म मल्टीप्लाई में आएगी जो कि 3 के मल्टीपल है, एक्सेप्ट देन लास्ट टर्म, यानी कि y6 को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने y3 लिया, सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, और हमने कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर निकाला 0.3223। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने आंसर निकाला हुआ है क्या वो परफेक्टली राइट है कि नहीं। तो देखिए, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। कैलसी में हम फिर से ओपन चले, हमने कैलसी दादा को ओपन करते हैं। यहां पर हमने एसी प्रेस किया, इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। तो
आपको दिया है फंक्शन रूट एक्स, तो हमने रूट एक्स लिखा, एक्स लिख दिया। देन इसके बाद हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, अपर लिमिट हमारे पास आ रही है 1.3, तो हमने 1.3 कर दिया और यहां पर इसको कैलकुलेट से किया, तो कितना आंसर आ रहा है 0.3215। तो हमारे पास आंसर जो है ऑलमोस्ट 2 डेसिमल पे मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है परफेक्टली राइट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द गॉस सीडल इटरेशन मेथड। अब आपको बता दूं, जब भी अगर हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं तो हमें हमारे पास जो होते हैं 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट हमारे पास जो होता है जैकोबी इटरेशन मेथड और आपका गॉस सीडल इटरेशन मेथड। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। ओके, अब हम इन क्वेश्चन, जब अगर हमें गॉस सीडल इटरेशन मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हमें तीनों इक्वेशन में चेक कर लेना है कि हमारे पास, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का मतलब ये है कि इसमें x के कोफिशिएंट का की एब्सोल्यूट वैल्यू y के कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस z के कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 26 जो है सम यानी कि मॉड 6 प्लस मॉड -1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम पहले वाले से निकालेंगे x की वैल्यू, दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास y का कोफिशिएंट जो है x और z के कोफिशिएंट के सम से बड़ा है, तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी। और तीसरे वाले इक्वेशन में z का जो कोफिशिएंट है वो x और y के कोफिशिएंट के मॉडुलस वैल्यू से बड़ा है, तो यहां से z की वैल्यू निकलेगी। इसको बोलते हैं कि हमारे इक्वेशन जो है डायगोनली डोमिनेंट है। क्या बोलेंगे इसे, वी सी दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या अगर अगर इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगी तो क्या हम गॉस सीडल इटरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं ये हमारे पास, लेकिन अगर हमारी डायगोनली डोमिनेंट हो तो हमारे पास आंसर जो है परफेक्टली राइट आता है। तो देखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से z की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, तो कुछ हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन जो हमारे पास 4, 5 और 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बड़े आसानी से अपने कैलसी में फीड कर लेते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ऐसा कैलसी में 3 इक्वेशन को फीड कैसे करेंगे? तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, किस प्रकार से हम किसी भी 3 इक्वेशन को कैलसी में कैसे फीड कर सकते हैं और चुटकियों में अपने आंसर को हम निकाल सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या मैं कुछ दिनों के बाद इसका अपडेटेड वीडियो लेक्चर भी बनाने वाला हूं। तो अब हमारा काम क्या है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमने इनिशियल वैल्यू जो है 0 0 0 कंसिडर कर ली है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपसे मान लो ये बोल देते कि भाई द इनिशियल वैल्यूज आर 0 1 1 1, इसका मतलब ये है कि x 0 की वैल्यू 1, y 0 की वैल्यू 1 और z 0 की वैल्यू 1 दी है। अगर नहीं दी है तो हमेशा हम 0 0 लेके सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, x की जगह y की जगह y0, z की जगह z0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर 3.148148 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 में x की जगह x1 और z की जगह z0 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 3.540741। इक्वेशन नंबर 6 में x की जगह x1 और y की जगह y1 है कि जैसे जैसे वैल्यू निकलती जाएगी वो फर्दर मूव होती चलेगी, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखा जाएगी। ऐसे देखिए, जब मैं अगर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहता हूं तो मैंने y इक्वल टू y1 और z इक्वल टू z1 रखा है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है। तो मेरा x2 आ गया, लेकिन जैसे मैं अब y2 निकालूंगा तो जो मेरे पास x2 नया आ गया है, तो x की जगह x2 और z की जगह z1 रहेगा, तो इससे मुझे मिलेगा y2। इसी प्रकार इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन में अगर z निकालूंगा तो वहां पे चूंकि x और y दोनों मेरे पास आ गए, तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू x2 और y इक्वल टू y2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे करते हुए हमें चलना होगा। तो ऐसा अगर हम करते जाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, आप सामने ध्यान से देख सकते हैं
कि फोर्थ अप्रोक्सीमेट 2.425 आ रहा है, यहाँ पे 2.425 आ रहा है, यानी कि 4 डेसिमल पे हम रुक जाएंगे। y की वैल्यू मेरे पास है 3.5730, 3.5730 आ रही है। इसी प्रकार z की वैल्यू जो है 1.9259 और 1.529 आ गई। तीनों वैल्यू अगर एक साथ मेरे पास इक्वल आ जाती है तो हम वहां पर रुक जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 2.4254, y इक्वल टू 3.5730 और z इक्वल टू 1.9259 मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हमारे पास समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपने सोल्यूशन को, अपने रिजल्ट को इंश्योर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।